तो नमस्कार। मैं गोपाल शर्मा डॉट मोटिवेशनल चैनल से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने पिछली बार और काफ़ी समय से कुछ ऐसी वीडियो डाली हैं जो विकास प्राधिकरण से संबंधित हैं, जिसमें बताया गया है कि नक्शा कैसे पास होगा, मैप कैसे सेंक्शन होगा, कंपाउंड कैसे होगा, ज़मीन खरीदते वक्त आपको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और बहुत सारी वीडियो मैंने डाली थी। और मुझे बड़ी खुशी है कि आपने मेरा साथ दिया और आपने मेरे वीडियो को देखा, पसंद किया और उसमें मुझसे सवाल भी किए हैं। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि आज क्यों ना मैं आपके मन की बात और अपनी मन की बात कर लें। जो आपने मुझे सवाल दिए हैं, मुझसे सवाल पूछे हैं, जितना मुझको ज्ञान है उसके आधार पर मैं आपको उनका जवाब दूं, और हो सकता है मेरे जवाब से आप खुश हो जाएं, आपको लाभ हो, बेनिफिट हो। ये तो आप मेरी वीडियो देखने के बाद ही बताएंगे। आप जानते हैं कि विकास प्राधिकरण हर स्टेट में है, हर डिस्ट्रिक्ट में है। स्टेट में तो जो हेड क्वार्टर है, जैसे लखनऊ है यूपी का, तो वहाँ तो इसका हेड ऑफिस होगा। हर डिस्ट्रिक्ट में एक विकास प्राधिकरण होता है। ऐसे ही उत्तराखंड में है, ऐसे दिल्ली में है, ऐसे ही बेंगलोर में। जितने भी स्टेट हैं सब में हेड ऑफिस हैं, और हर डिस्ट्रिक्ट में विकास प्राधिकरण डेवलपमेंट अथॉरिटी हैंगी। सबके अपने अपने एक्ट हैं। जो यूपी अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट एक्ट है 1973 का, वह दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी से लिया गया है, ये किसी को नहीं पता। ऐसे ही उत्तराखंड में भी उत्तराखंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट है, उसमें भी सेम सेक्शन जो हैं ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन वो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी से उठाई गई हैं। तो दिल्ली में भी, यूपी में, उत्तराखंड का मैं जानता हूँ, तीनों स्टेट में अलग अलग जो उनके ज़िले हैं, इसमें ये एक्ट लागू है। यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973, और इसी के अंतर्गत, इसी के अधीन हम मैप सेंक्शन करते हैं, या कोई अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है उसको हम सील करते हैं, या हम उसको रोकते हैं, या फिर डिमोलिशन ऑर्डर पास करते हैं। इसी कड़ी में दोस्तों, आप लोगों ने मेरे से पूछा था, कई सवाल पूछे, जिनका मैं अपने मोबाइल में, दूसरे मोबाइल में मैं देख देख के सवाल पढ़ूंगा और जवाब दूंगा। कुछ सवाल जो बहुत इम्पोर्टेंट है मैं उनके जवाब दूंगा, बाकी के जवाब मैं किसी दूसरे एपिसोड में दूंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आपके सवाल और मेरा जवाब। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि जितने भी नोटिफिकेशन है आपको समय समय पर मिलते रहें। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए दोस्तों, वीडियो को छोटा करेंगे और कुछ बातें आपको शेयर करेंगे, हम अपने मन की बात करेंगे। चलिए चलते हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। मैं शुरू करता हूं दोस्तों। 1 मिनट में एक सवाल का जवाब हो सकता है। चलिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ से लिखते हैं रॉकी जेम्स। छत्तीसगढ़ में 1000 स्क्वायर फीट में 1 लाख लग जाता है। मकान के नक्शे, परमिशन, डेवलपमेंट एंड अन्य खर्च मिलाकर इनका कहना है कि छत्तीसगढ़ में 1 लाख रुपया एक नक्शा पास कराने में आता है। उसमें इन्होंने एरिया भी खोला है 1000 स्क्वायर फीट में। तो मैं समझता हूँ रॉकी जी, ये फीस बहुत ज़्यादा है, और आपने ये नहीं लिखा कि 1 लाख रुपए कैसे लग जाता है। हाँ, 1 लाख रुपए से कम लगेगा इसमें, अगर आप डेवलपमेंट फीस दे रहे हैं, यानी कि डेवलपमेंट चार्ज और लेबर सेस है,
और कुछ और चार्जेज हैं, मलबा चार्ज है। ये काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपको चार्ज देना पड़ता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि 1 लाख रुपया नहीं है। लगता है आपने 1 लाख रुपये में वह पैसा भी जोड़ दिया जो आजकल प्राधिकरण में गलत परंपरा बनी हुई है, इंजीनियर्स की और लोगों की और कर्मचारियों की, कि पैसा मांगते हैं। कई शिकायत मेरे पास आई हैं। तो हो सकता है पैसा दे के 1 लाख रुपया या 2 लाख भी लग सकता है, 3 लाख भी लग सकता है। नक्शा पास कराने से पहले आप पता कर लें कि 1,000 फीट पे कितना खर्च आएगा, कितना डेवलपमेंट चार्ज आएगा और कितना आपका मलबा चार्ज आ जाएगा और कितना आपको लेबर सेस आएगा। इसके अलावा सब डिवीज़न शुल्क भी है। और भी अगर आप प्लॉट का सब डिवीज़न कर देते हैं, कोई प्लॉट बहुत बड़ा है उसके टुकड़े कर लेते हैं, भाग कर लेते हैं, तो सब डिवीज़न चार्जेज भी लग जाता है। ये तो मैं बात कर रहा हूँ रेजिडेंशियल की। और कॉमर्शियल में भी, कॉमर्शियल में ज़्यादा लग सकता है। हाँ, क्योंकि नक्शा पास करने से पहले एप्लीकेशन फ़ीस तो बहुत नॉमिनल होती है, ज़्यादा नहीं होती है। क्योंकि डेवलपमेंट चार्जेज हैं वो ज़्यादा होते हैं, स्क्वायर मीटर के अकॉर्डिंग लगते हैं। तो आप पता कीजिए अपनी अथॉरिटी से, छत्तीसगढ़ में जहाँ भी आप जिस ज़िले में भी रह रहे हैं, 1 लाख रुपया बहुत है। वहाँ सक्षम अधिकारी जो होंगे उनसे बात करें कि 1,000 मीटर में कितना चार्ज लगना चाहिए। आशा है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे चलते हैं। आगे हमें लिखते हैं नवनीत कुमार। नवनीत जी कहाँ से हैं ये नहीं लिखा है आपने। सर, हाउ मैनी डेज इट विल टेक टू पास हाउस प्लान फ्रॉम नगर निगम अथॉरिटी। नवनीत जी, मैं बताना चाहूँगा, आपने पूछा है कि कितना टाइम लगता है एक जो घर के नक्शा पास कराने में। अलग अलग व्यवस्था है, कॉमर्शियल के लिए अलग है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइम बायलॉज के अकॉर्डिंग है। कहीं 15 दिन का घर के लिए है और कहीं ज़्यादा अधिकतम 2 महीने का है। तो ये अपनी जो आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं उस डिस्ट्रिक्ट के अथॉरिटी के रूल्स अलग हो सकते हैं। यूपी में अगर रह रहे हैं तो 15 दिन भी हो सकते हैं और अधिकतम 2 महीने भी हो सकते हैं। कॉमर्शियल के लिए 2 मंथ का टाइम होता है। और समय समय पर बायलॉज बदल जाते हैं और उसमें टाइम जो फिक्स टाइम होता है वो भी बदल जाता है। तो आशा है आपको जवाब मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अभी इस टाइटल का नाम था जिसमें मेरे पास सवाल आए थे, आवासीय भवन मानचित्र पास कराने में खर्चा। इसमें मेरे से दोस्तों आप लोगों ने सवाल पूछे थे, इसमें मैंने आपका जवाब दिया है। अभी मैं दूसरा वीडियो पे जाता हूँ और दूसरे का मैं जवाब आपको देता हूँ। अजय सिंह जी कहते हैं नाइस वीडियो सर। और ये वीडियो का टाइटल है घर का नक्शा पास कैसे कराएं। उन्होंने नाइस वीडियो बताया है इसको। थैंक यू अजय सिंह जी। आशा है आप आगे भी वीडियो देखते रहेंगे। आपने मुझे हिम्मत दी, मेरी वीडियो देखी, आपको पसंद आई, थैंक यू। इसके अलावा और बहुत सारे हैं। अर्पित कटियार हैं, अमिता शर्मा, सबने बहुत अच्छी वीडियो बताई है। अजय सिंह जी ने अच्छी वीडियो बताई है। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। जो इम्पोर्टेंट है वो पॉइंट मैं ले लेता हूँ उसमें। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम आ जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में टाइटल है भवन का नक्शा प्राधिकरण से पास नहीं है, अवैध निर्माण को कंपाउंड समन कैसे कराएं। दोस्तों इसमें राजू तनवर हैं। राजू तनवर जी, आपका हार्दिक स्वागत है। आपने सवाल किया है, सर प्रॉपर्टी आईडी के लिए कितना चार्ज लगता है और एक कंप्लीट मैप में कितना चार्ज लगता है गवर्नमेंट फीस का। राजू जी, यह बताना बहुत मुश्किल है कि एक मैप में कितना पैसा लगता है, क्योंकि मेजरमेंट के हिसाब से है कि प्लॉट के एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। एप्लीकेशन फ़ीस तो बहुत नॉमिनल होती है,
और आप यह भी मेंशन करें आप किस स्टेट से और किस ज़िले से हैं। एप्लीकेशन फ़ीस नॉमिनल होती है। हाँ, जो डेवलपमेंट चार्जेज है वो अलग अलग स्टेट में ज़्यादा लगता है, किसी स्टेट में कम है किसी में ज़्यादा है, तो ये कहना बहुत मुश्किल होगा कितना लगता है। फिर भी अगर मान लीजिए आपका 1000 फीट या 1500 फीट में है तो मान के चलिएगा कि 50,000 55,000 तक आपका जो डेवलपमेंट चार्जेज है, लेबर सेस है और जो चार्जेज हैं गवर्नमेंट के, वो देने के बाद आपका नक्शा पास हो जाता है। आशा है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। थैंक यू। नेक्स्ट चलते हैं सीओजी सिंह। कहाँ से हैं ये नहीं पता, मुझे मोबाइल देख के बताना पड़ रहा है थोड़ा सा वीडियो में, और मैं बहुत सिंपल तरीके से आपसे बात कर रहा हूँ, कोई मेरे बनावट नहीं दिखाना चाह रहा हूँ, ना मैं दिखाता हूँ, जैसा है वैसे ही मैं दिखाना चाहता हूँ। मोबाइल में तो मुझे पढ़ना पड़ेगा, या अगर मैं पेपर पे भी लिखता तब भी मुझे पढ़ना पड़ता। तो आप सीओजी सिंह पूछ रहे हैं, सर माई प्लॉट एरिया इज 3157 स्क्वायर फीट, I have taken permission for only 1000 square feet only, but I have made house of 2300 square feet. What should I? तो उन्होंने पूछा कि उनका प्लॉट जो है 3157 स्क्वायर फीट का है, और जब इनकी परमिशन थी 1000 फीट की थी, और इन्होंने जो हाउस बना लिया है 2300 स्क्वायर फीट में बना लिया है। तो शिवजी सिंह जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने बहुत ज़्यादा एरिया कवर कर लिया है। जितना आपका नक्शा पास है, आपका 3157 स्क्वायर फीट प्लॉट में 1000 स्क्वायर फीट आपका नक्शा पास है। जो आपने एक्स्ट्रा बना लिया है, अगर आपके पास नोटिस आया है अथॉरिटी का, तो वह आपको कंपाउंड कराना पड़ेगा। उतना पोर्शन आपका अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन के डेफिनेशन में आता है। अगर आपको कोई छेड़ता है, अथॉरिटी कुछ कहती है, नोटिस इशू करती है, तो आप उसको कंपाउंड करा लीजिएगा। और गवर्नमेंट की समय समय पे वन टाइम सेटलमेंट स्कीम चलती है, उसके अंदर आप कंपाउंड करा सकते हैं। लेकिन अगर अथॉरिटी का कोई नोटिस नहीं है, कुछ नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो खामोश पड़े रहिएगा, अन्यथा आपको बहुत पैसा देना पड़ेगा। और ये आपने नहीं लिखा है कि ये कॉमर्शियल है, ये रेजिडेंशियल है। मैं एक बार आपका सवाल पढ़ लेता हूँ, देख लेता हूँ। आपने कुछ नहीं लिखा है, तो हाँ नहीं लिखा है, हाउस के बारे में लिखा है, कॉमर्शियल नहीं है, आपका घर के बारे में आपने लिखा है, और आपको कंपाउंड कराना पड़ेगा। जब तक आपके पास कोई नोटिस नहीं आता है तब तक आप साइलेंट रहिए। जब नोटिस आएगा तो आप उसका जवाब देते हुए और उसको मैप अपने आर्किटेक्ट से बनवा के कंपाउंडिंग सबमिट कर दीजिए, मैप सबमिट कर दीजिए, तब आपका कंपाउंड हो जाएगा। आशा है आपको मेरा जवाब पसंद आएगा और आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। नेक्स्ट लिखते हैं सदफ आलम लिखते हैं, एक प्रॉब्लम आ गई है, पुराने निर्माण में नया काम करा लिया है, डेवलपमेंट वाले प्रॉब्लम कर रहे हैं, आपसे एडवाइस लेने हैं, प्लीज़ रिप्लाई। सवाल बहुत अच्छा है आपका सदफ आलम जी। आपने पुराने निर्माण को क्या पूरा तोड़ दिया है, ये आपने क्लियर नहीं किया। अगर आपने पूरा तोड़ के बनाया तो न्यू कंस्ट्रक्शन की डेफिनेशन में आएगा। यदि आपने निर्माण रेनोवेट किया है, अपना मकान को रेनोवेट किया है, मरम्मत की है, तो एक्ट के अकॉर्डिंग जो 3 एक्ट मैंने बताया, एक्ट तो नाम एक ही है, लगभग सेक्शन भी वही है। यूपी के अंदर जैसे है अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट या दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट होगा, उसके अंदर ये प्रोविज़न है, छूट दी हुई है स्पेशल पुराने निर्माण के लिए। अगर आपका पुराना निर्माण है तो आप क्या कर सकते हैं, पुराने निर्माण की आप छत बदल सकते हैं, कड़ी वाला मकान होते थे पहले, कड़ी बदल सकते हैं, या आप प्लास्टर चेंज कर सकते हैं, तोड़ के प्लास्टर कर सकते हैं, फर्श डाल सकते हैं, खिड़कियां बदल सकते हैं, ये आप सब कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने पुराने को पूरा डिमोलिश कर दिया और फिर आपने ग्राउंड लेवल पे करके सारा मैदान बना के उसको फिर प्लॉट की शेप दे दी और आपने फिर निर्माण किया, तो फिर नया निर्माण कहलाएगा। इसलिए पुराने निर्माण
में आप मरम्मत कर सकते हैं। और अगर अथॉरिटी वाले आपको परेशान कर रहे हैं तो आप उनको लिख के दे दीजिएगा कि निर्माण हमारा पुराना है और सेल डीड में कितनी पुरानी है, अथॉरिटी से पहले का है, कब का है। अगर आपका पास है तो वो भी आप एविडेंस दे सकते हैं। इसमें घबराने की कोई बात नहीं। पुराने निर्माण की मरम्मत करने का विधिक अधिकार आपको है। आपको मेरा मतलब बताया हुआ जो पॉइंट है, बातें अच्छी लगी होंगी, आपको जवाब मिल गया होगा। और सदब आलम जी, थैंक यू सो मच, आपने मेरे से सवाल किया। अभी मैं अखिल सक्सेना जी हैं। अखिल सक्सेना जी पूछते हैं, सर क्या कुछ ऐसा नियम भी है कि 100 स्क्वायर मीटर से कम प्लॉट एरिया हो तो अथॉरिटी से नक्शा पास कराना नहीं होता? क्या 100 स्क्वायर मीटर से कम प्लॉट साइज पर बनाने पर मकान को कंपाउंड कराया जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल है आपका अखिल सक्सेना जी। ऐसा कोई नियम नहीं है, उत्तराखंड में तो नहीं है। और जो भी एग्जाम्पशन है वो 30 वर्ग मीटर से नीचे की है मकान बनाने के लिए। लेकिन उसमें भी है कि बायोलॉजी के अकॉर्डिंग ही आपका मकान बनना चाहिए, उसमें आपको मैप सेंक्शन कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ तक 100 वर्ग फीट का है या 100 वर्ग मीटर का सवाल है, स्क्वायर मीटर का सवाल है, उसमें आपको नियम अनुसार नक्शा पास कराना होगा। अगर आप बिना नक्शा पास कराए मकान बनाते हैं तो उसमें उसके बाद आपको नोटिस आएगा, 100 का नोटिस आएगा। और अगर निर्माण जारी रहता है तो सील भी हो सकता है और इसमें फिर आपको नोटिस का जवाब देना होगा। और इसलिए आप नक्शा पास करा लें और कंपाउंडिंग के झंझट में ना पड़े। जितना आपका सेंक्शन में पैसा नहीं लगेगा उससे कई गुना पैसा आपका कंपाउंडिंग कराने में पेनल्टी में चला जाएगा। इसलिए मेरी सलाह है कि आप निर्माण को करने से पहले मैप सेंक्शन करा लें। धन्यवाद आपका। मैं आगे चलता हूँ। अखिल सक्सेना जी, आपको मेरा मतलब जवाब पसंद आएगा और आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये मिस्टर शैलेंद्र जी हैं। सर मेरा मकान 1500 फीट का है। मैंने नक्शा पास करवा कर ही कार्य किया है। बहुत अच्छी बात है, 1500 फीट मकान बनाया है। सर जो आगे 10 फीट मेरे को जगह छोड़नी थी वह मैंने नहीं छोड़ी। सर कोई रास्ता बताइए। आगे भी लिखा है कुछ, सर कोई पेनल्टी होकर कार्य हो जाए। सर 25 × 60 यानी कि 1500 स्क्वायर फीट। ये मध्य प्रदेश से हैं। शैलेंद्र जी ने मध्य प्रदेश से सवाल किया है। आपका सवाल भी बहुत अच्छा है और आपने नक्शा पास करवाया, ये बहुत अच्छी बात है। लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए, नक्शा पास करा के निर्माण कराएं। लेकिन जो 10 फीट आपने जगह छोड़नी थी वो आपने नहीं छोड़ी। अब एमपी में क्या रूल्स हैं, बायलॉज हैं, वो आप देखने पड़ेंगे। वैसे लगभग सभी स्टेट में एक जैसे ही होते हैं। और आपने अगर निर्माण कर लिया 10 फीट में कवर करके, सेटबैक, साइड सेटबैक या फ्रंट सेटबैक कवर कर लिया है, तो उसमें कुछ ऐसा होता है बायोलॉजी के अंदर जो परमिसेबल होता है और वो कंपाउंड हो सकता है। जो परमिसेबल नहीं होता है उसको आपको हटाना होगा। तो इसलिए आप पूरा तो नहीं कवर कर सकते हैं, लेकिन जो आपको एफएआर या आपको सेटबैक, साइड सेटबैक, फ्रंट सेटबैक का एरिया होगा वो आपने अगर ज़्यादा कवर किया होगा तो उसको हटाना होगा। बाकी जो परमिसेबल है वो आप बना सकते हैं, लेकिन उसकी पेनल्टी आपको अथॉरिटी को देनी होगी। आपको कैसा लगा ये वीडियो में कमेंट करके बताइए। आपके सवाल का जवाब मैंने दिया और आप जाके अथॉरिटी से भी जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद। आशुतोष उपाध्याय जी, सर कंपाउंडिंग के बारे में सलाह चाहिए थी। ठीक है आशुतोष जी, आपका स्वागत है। लेकिन आपने ये नहीं बताया कंपाउंडिंग के बारे में आपको किस प्रकार की सलाह चाहिए। आपने सवाल अधूरा लिखा है, अपना सवाल पूरा लिखें। अगली बार मैं आपके सवाल का पूरा जवाब दूंगा। धन्यवाद। पिंटू रंधावा, हेलो सर, मेरे से कंपाउंडिंग फीस लेने के बजाय 2 लाख रुपए मांग रहे हैं, क्या किया जाए? ये आप गलती मत कीजिएगा। आप नियमानुसार कंपाउंडिंग कराइएगा। जितनी भी कंपाउंडिंग होती है, अगर आपकी कंपाउंडिंग करने में आनाकानी कर रहे हैं प्राधिकरण वाले, उसमें
अगर आप उनसे बोल दीजिए कि अगर कंपाउंड नहीं कर रहे हैं आप रिजेक्ट कर दें उनकी एप्लीकेशन, उसके बाद आपके पास रेमेडी है, आप उसकी रिवीजन फाइल कर सकते हैं जो सक्षम न्यायालय में, और वहाँ जाकर आप अपनी प्रार्थना कीजिएगा, रिलीफ मांगिएगा, कोर्ट आपको ज़रूर अनुतोष देगी। और आपको किसी को भी रिश्वत देने की ज़रूरत नहीं है, रिश्वत देना और लेना दोनों अपराध हैं। धन्यवाद। तारेंद्र जैन, प्रॉपर मैप देने के बाद परिषद समय सीमा में स्वीकृत नहीं दे पाती है तो मंजूरी मानी जाती है। आपका ये कहना है कि अगर समय सीमा में अगर मैप सेंक्शन नहीं करते हैं, बहुत अच्छा सवाल है और आप लोग भी नोट कर लें, जानकारी ले लें। अगर मान लीजिए कोई समय 2 महीने का होता है किसी मैप पास करने का और उसमें ऑब्जेक्शन भी आपने रिमूव कर दिए, कोई आपकी तरफ से कोई भी कमजोरी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ है, आपने अकॉर्डिंग विद लॉ आपने मैप भी सबमिट कर दिया है और सारी एनओसी आ गई हैं, उसके बाद भी आपका मैप लटका हुआ है, तो एक ये प्रोविजन होता है बायोलॉजी के अंदर डीम्ड सैंक्शन का। तो आप उसमें क्या करेंगे, आप एक नोटिस देंगे कि 2 महीने से ज़्यादा हो गए या 4 महीने हो गए हैं, क्यों ना हम अपना मानचित्र को है ना डीम्ड सैंक्शन मान लें। मतलब इससे पहले आपको लिख के देना पड़ेगा, तभी वो डीम्ड सैंक्शन माना जाएगा और उसमें आपका पक्ष मजबूत होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैंने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए हैं और आगे मैं और भी देता रहूँगा, जो रह गए उनका मैं जवाब बाद में दूंगा। दोस्तों मेरा वीडियो कैसे लगा आप कमेंट करके बताइए, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा अगर आप मुझसे कुछ पूछते हैं। और एक ऐसी हर बार एक एक वीडियो ऐसी बनाऊंगा, आप सवाल करेंगे और हम अपने मन की बात करेंगे। दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार।